रिसीवेबल मैनेजमेंट और वो है क्रेडिट पॉलिसी और डेब्टर मैनेजमेंट भी इसे कहा जाता है। इस चैप्टर में हम यह स्टडी करेंगे अगर कोई गुड्स कोई प्रोडक्ट को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो एप्रोप्रिएट क्रेडिट पीरियड क्या होगा, और अगर मान लीजिए क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड करना है तो हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होगा या नहीं होगा, क्रेडिट पीरियड को एक्सटेंड करना हमारे लिए बेटर होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में। तो हमें स्टडी करनी है क्रेडिट पॉलिसी, इसको मैं लिखता हूं क्रेडिट पॉलिसी। इसको दूसरे नाम भी दिया जाता है रिसीवेबल मैनेजमेंट। इसका एक और नाम होता है डेटर मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमें यह स्टडी होती है कि एप्रोप्रिएट क्रेडिट पॉलिसी क्या होगा, एक्सटेंड हमें क्रेडिट पीरियड करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिएगा, कैश में सेल्स होता है तो सेल इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, लेकिन क्रेडिट पे अगर सेल करते हैं और सेल इंक्रीज करता है तो ये 100% श्योर नहीं है कि प्रॉफिट इंक्रीजिंग करेगा, क्योंकि क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपेंसेज है जो इनकर्ड होता है। क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट में बहुत सारा ऐसे एक्सपेंसेज जो इनकर्ड होता है, उस एक्सपेंसेज के कारण हमारी जो इंक्रीज सेल्स प्रॉफिट में इंक्रीज नहीं कर पाता है। जैसे बैड डेप्ट हो गया, कलेक्शन एक्सपेंसेस हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन एवरेज डेटर्स हो गया, बिल्स डिस्काउंटिंग हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम बिल डिस्काउंटिंग कराते हैं, फैक्टरिंग एक्सपेंसेस हो गया, क्रेडिट एजेंसी को भी हायर करना पड़ता है उसका एक्सपेंसेस हो गया। ये बहुत सारी ऐसे एक्सपेंसेस है जिससे हम क्रेडिट सेल्स इंक्रीज करने से प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, इसको हम श्योर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट is a management of credit sale, management of credit sale. Here it is decided what will be the appropriate credit period. What will be the appropriate credit period, and whether proposed credit period is profitable और नॉट। जो हमने प्रॉफिट पीरियड प्रोपोज्ड हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमने तो यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं। सेकंड में आपका हम ये जानेंगे कैश सेल्स इंक्रीज, कैश सेल्स increase profit, but credit sales may not increase profit, because there are various expenses incurred
अगेंस्ट क्रेडिट सेल, अगेंस्ट क्रेडिट सेल। बहुत सारी ऐसी एक्सपेंसेस है जो इनकर्ड होता है क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट में। बहुत सारी एक्सपेंसेस है जो इनकर्ड करता है क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट में। लाइक अब वो कौन कौन सी एक्सपेंसेस है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहला एक्सपेंसेस है आपका बैड डेप्ट। हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो बैड डेप्ट होने की चांसेस है। तो सबसे पहला है बैड डेप्ट। दूसरा है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कलेक्शन एक्सपेंसेस। कलेक्शन एक्सपेंसेस आपको बैड क्रेडिट पे सेल करेंगे तो आपको कलेक्शन करना पड़ेगा, कलेक्शन करने में आपका खर्च होगा। और तीसरा क्या होता है आप देखिएगा, तीसरा जैसे यहाँ पे आपने मैंने बताया आप क्रेडिट पे सेल करते हैं, क्रेडिट पे सेल करते हैं तो क्रेडिट पे सेल करते हैं तो आपका जो पैसा है आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, लेबर कॉस्ट में लगाया, प्रोडक्ट बनाया, अपनी प्रॉफिट को ऐड किया और फिर आपने सेल कर दिया 2 मंथ के क्रेडिट पे, 2 मंथ की क्रेडिट पे आपने सेल किया, 2 मंथ की क्रेडिट पे। तो आपका पैसा जो है जाकर डेटर के पास ब्लॉक हो जाता है। आपका जो पैसा है डेटर के पास ब्लॉक हो जाता है। जो हम निकालते हैं यहाँ पे एवरेज डेटर निकालते हैं, एवरेज डेटर। अब जैसे मान लीजिए 25 लाख रुपया आपने सेल किया, ये आपका डेटर के पास चला गया और ये आपको डिवाइडेड बाई 12 इंटू मैंने क्या कर दिया 3 मंथ की क्रेडिट या 2 मंथ की क्रेडिट पे सेल किया तो कुछ ना कुछ पैसा आपका डेटर के पास चला जाएगा। तो ये पैसा जो जाएगा, मान लीजिए जितना भी पैसा हो, अगर मान लो 25 लाख का, ये पैसा जो आपके पास जाएगा रुपीज 416,667.67, ये जो पैसा है आपका क्रेडिटर के पास जाएगा, ये पैसा वहां जाकर ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लॉक होने के बाद एवरेज डेटर का मतलब ईच एंड एवरी मोमेंट में आपका ये पैसा डेटर के पास रहेगा। तो हर एक पैसे का अपॉर्चुनिटी होता है इन्वेस्टमेंट करने का, तो हर एक पैसे का अपॉर्चुनिटी होता है, तो यू आर लूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी। सपोज करो कि आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी परसेंट है, 10% है, तो आप इसको 10% पे इन्वेस्ट करते तो 41,667 रुपीज कमाने की एबिलिटी थी आपके पास, लेकिन आप नहीं कमा पाओगे। क्यों नहीं कमा पाओगे? क्योंकि आप क्रेडिट पे सेल किए और क्रेडिट पे सेल करने के कारण ये पैसा जाकर आपका पैसा है ब्लॉक हो गया डेटर के पास। तो तीसरा रीजन होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन एवरेज डेटर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन एवरेज डेटर। अब एक और पॉइंट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे हम कैश में सेल करेंगे तो थोड़ा कम सेल होगा, क्रेडिट पे सेल करेंगे थोड़ा ज्यादा सेल होगा। तो क्रेडिट पे सेल करेंगे ज्यादा सेल होगा, तो ज्यादा सेल होने से क्या होगा, आपका पैसा जाकर ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा रॉ मटेरियल के स्टॉक करना पड़ेगा। कैश पे सेल करेंगे तो कम, क्रेडिट पे सेल करेंगे तो ज्यादा, तो ज्यादा पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा और ज्यादा पैसा ब्लॉक होने से रॉ मटेरियल आपको ज्यादा खरीदना पड़ेगा, लेबर को ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ज्यादा रखना पड़ेगा, डेटर ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारे कारण आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल पे भी आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। फिफ्थ पॉइंट है कि आपने पेमेंट कर दिया, आपने क्रेडिट पे सेल कर दिया, क्रेडिट पे सेल करने के बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और पैसे की जरूरत के बाद अगर कस्टमर से कहोगे भाई पैसा तुरंत दे दो, तो वो पैसा आपको नहीं देगा।
तो अगर आपको पैसे की जरूरत होगी तो दो काम करना है, या तो बिल डिस्काउंटेड कराना पड़ेगा, या कस्टमर को कहेंगे आप जल्दी अर्ली पैसा पेमेंट करो, उसके लिए उसको डिस्काउंट करेंगे। तो बिल डिस्काउंटेड भी हो सकता है या कैश डिस्काउंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका दो हो जाता है, बिल डिस्काउंटिंग, जो बिल डिस्काउंटिंग, और दूसरा हो सकता है कैश डिस्काउंट भी हो सकता है। तो ये भी आपका एक खर्च का एक तरीका है। अब आप देखिए, कभी कभी हम फैक्टरिंग से पैसा कलेक्शन करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फैक्टरिंग एक्सपेंसेस हो जाता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। कभी कभी क्रेडिट एजेंसी को भी हायर करना पड़ता है, उसका भी जो खर्च होता है क्रेडिट एजेंसी। क्रेडिट एजेंसी क्या होता है, आपका जो कस्टमर है प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपका जो कस्टमर है प्रॉपर है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, उसके नेचर में जानने के लिए आप किस एजेंसी को हायर करते हैं। वो एजेंसी आपको बताता है ये वाला आपका कस्टमर जो है प्रॉपर टाइम पे पैसा देगा या नहीं देगा, तो उसको कहते हैं क्रेडिट एजेंसी कहा जाता है, क्रेडिट एजेंसी। ये फैक्टरिंग जो एक्सपेंसेस जो है, इसके बारे में डिटेल में आपको स्टडी करनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे फैक्टरिंग एजेंसी के बारे में, फैक्ट्री एक्सपेंसेस के बारे में। ये सारे खर्च लगता है बिफोर एक्सपेंडिचर, दीज आर द एक्सपेंडिचर ड्यू टू क्रेडिट सेल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर अगेंस्ट क्रेडिट सेल। इसको कहेंगे एक्सपेंडिचर ड्यू टू क्रेडिट सेल। ये आपकी एक्सपेंडिचर ड्यू टू क्रेडिट सेल हो जाए। दिस इज एक्सपेंडिचर ड्यू टू क्रेडिट सेल। इतना हो गया। अब इसकी हम क्या करेंगे, दूसरी पॉइंट। अब हम फॉर्मेट देखेंगे, हाउ टू इवेल्युएट द क्रेडिट पॉलिसी। फॉर्मेट टू इवेल्युएट क्रेडिट पॉलिसी, फॉर्मेट टू इवेल्युएट क्रेडिट पॉलिसी, फॉर्मेट टू इवेल्युएट क्रेडिट पॉलिसी। यहां पे लिखेंगे एग्जिस्टिंग पॉलिसी, यहां लिखेंगे प्रपोज्ड पॉलिसी, यहां पे सपोज करो 60 डेज है या 1 मंथ है, यहाँ पे सपोज करो 2 मंथ। सेल्स रिवेन्यू हम करते हैं, लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेस फिक्स कॉस्ट। इसके बाद आपके पास हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम कह सकते हैं एक्सपेंसेज ऑन क्रेडिट कैश सेल्स। कैश सेल्स पे अगर करते हैं तो यही आपकी प्रॉफिट हो जाता है, ये आपका प्रॉफिट हो जाता है एक्सपेंसेज ऑन क्रेडिट सेल्स। अब देखिए, इसके बाद हमारी ये कैलकुलेशन होता है एवरेज डेटर्स का। एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर्स में हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट
यहाँ पे 360 या 12 मंथ या समथिंग पीरियड, यहाँ पे 12 इंटू पीरियड, तो ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मुझसे, सर आपने क्यों सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट लिया हुआ है, आपने सेल्स पे क्यों नहीं निकाला है एवरेज डेटा? तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से हम एवरेज डेटा निकाल रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप प्रोडक्ट नहीं बनाते और प्रोडक्ट को कहीं दूसरी जगह सेल इन्वेस्ट, प्रोडक्ट नहीं बनाकर आप कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करते तो कितना पैसा आप कमा लेते उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रोडक्ट नहीं बनाते तो प्रॉफिट तो होता ही नहीं। तो जो आप इन्वेस्ट कर सकते थे वो क्या इन्वेस्ट कर सकते थे? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इन्वेस्ट कर सकते थे और फिक्स कॉस्ट इन्वेस्ट कर सकते थे। अगर प्रोडक्ट नहीं बनाते तो क्या इन्वेस्ट कर सकते थे? तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इन्वेस्ट कर सकते थे और फिक्स कॉस्ट इन्वेस्ट कर सकते थे, उसके अलावा दूसरा कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एवरेज डेटर्स कॉस्ट ऑफ सेल पे निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल तक निकालते हैं, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अगर कॉस्ट नहीं दिया तो सेल्स पे भी निकालते हैं, लेकिन आपको ज्यादा बेटर होता है कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट पे निकालते हैं। क्लियर है बेटा? अब चलिए, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमारा, अब यहां पे हम क्या लिखते हैं, लेस एक्सपेंडिचर ड्यू टू क्रेडिट सेल, ड्यू टू क्रेडिट सेल, लेस एक्सपेंडिचर ड्यू टू क्रेडिट सेल। तो सर एक्सपेंडिचर ड्यू टू क्रेडिट सेल में क्या क्या आएगा? लेस एक्सपेंडिचर ड्यू टू क्रेडिट सेल, तो ये मैंने जो पिछले मैंने कब लिखा है, बैड डेप्ट, ये भी एक एक्सपेंडिचर ड्यू टू क्रेडिट सेल्स है। फिर कलेक्शन एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंडिचर ड्यू टू क्रेडिट सेल है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन एवरेज डेटर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, बिल डिस्काउंटिंग, कैश डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग एक्सपेंसेस, दिस ऑल आर द एक्सपेंडिचर ड्यू टू क्रेडिट सेल्स है। तो यहाँ पे जो भी आपके पास आएगा वो आप एक्सपेंडिचर करेंगे, और दैट इज द पार्ट बी, वो उसको हम बी पार्ट कहेंगे। अब देखिए ये पार्ट आपका खत्म हो गया। इसके बाद नेट प्रॉफिट ऑन क्रेडिट सेल, नेट प्रॉफिट ऑन क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल पे नेट प्रॉफिट क्या होगा? तो दैट यू विल सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी, जो भी एक्सपेंडिचर ड्यू टू क्रेडिट सेल आएगा उसको आप माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद अगर आपकी प्रॉफिट इंक्रीज कर गया, माइनस करने के बाद अगर आपकी प्रॉफिट इंक्रीज कर गया तो भाई हम इंक्रीज करेंगे, अगर प्रॉफिट इंक्रीज नहीं किया तो हम एग्जिस्टिंग पॉलिसी को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो हम इंक्रीज करेंगे, अगर प्रॉफिट इंक्रीज नहीं किया तो हम कंटिन्यू वही करेंगे। क्लियर है बेटा? तो हम इस क्वेश्चन पे एक एग्जांपल देना चाहते हैं, उस एग्जांपल के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल, let us consider a company wants to increase credit policy, credit period, credit period, period as credit period, current sales on 1 month credit is 24,000 units, 24,000 units. Selling price per unit
rupees 10. Variable cost per unit rupees 7. Fixed cost rupees 40,000. Proposed credit period. Proposed फिक्स कॉस्ट दिस बैड डेप्ट आपको मान लो यहाँ पे कितना बैड डेप्ट 1%, बैड डेप्ट 1% और कलेक्शन एक्सपेंसेस रुपीज 3,000. proposed credit period proposed credit period proposed credit period 3 मंथ है या 2 मंथ रख दीजिए 2 मंथ सेल्स इंक्रीज बाय 10%. 2 महीना करते ही सेल्स आपको 10% इंक्रीज कर जाएगा बट आपका बैड डेप्ट इतना हो जाएगा सेल्स इंक्रीज बाय 10%. वेरिएबल कॉस्ट selling by 10 variable cost and fixed cost variable cost and fixed cost is variable cost is same. यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स increase by 10 variable cost and fixed cost remains same remains as given above. Average cost per unit given above. Average cost हाँ जी ठीक है ना इसके बेसिस पे दिया गिवन अबव. बैड डेप्ट कितना हो गया बैड डेप्ट 5%. कलेक्शन एक्सपेंसेस 8,000. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%. इवेल्युएट proposed credit period proposed credit period proposed credit period को आपको क्या करनी है इवेल्युएट करनी है ठीक है. अब आप देखिए यहां पे हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पीरियड इवेल्युएशन ऑफ proposed credit period credit period evaluation of proposed credit period. यहां पे 2 केसेस है existing 1 month proposed 2 month. यहां पे सेल्स यूनिट्स पहले में 24,000 था और दूसरे में कितना था प्रपोज्ड में 24,000 तो था लेकिन 10% से इंक्रीज कर गया तो 26,400 हो जाएगा ठीक है. तो यहाँ पे 26,400 हो जाएगा यहाँ पे. अब देखिए यहाँ सेल्स रेवेन्यू at the rate of rupees 10 2,40,000
2,64,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट at the rate of ₹7, 1,68,000। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, या माइनस हम नहीं करेंगे, फीस कॉस्ट को भी माइनस कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, लेस फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे 40,000। अब यहां लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखिए सेल से सब दोनों को माइनस करेंगे, $32,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास 32,000 हो, ये हम मान लेते हैं ए। दिस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिस इज द ए। अब इसके बाद हम निकालेंगे एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर का फॉर्मूला मैंने बताया, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 3 या 360 या 12 इंटू पीरियड। तो 168 प्लस 40,000 होल डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1, ये आपका पीरियड। तो 168 प्लस 40,000 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा, 17,333। ये हो गया एवरेज डेटर्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सलेस एक्सपेंडिचर ड्यू टू लेस एक्सपेंडिचर ड्यू टू क्रेडिट सेल, तो इसको हम बी मान लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमने लिखा क्रेडिट सेल में बैड डेप्ट। बैड डेप्ट इसमें 1% है तो सेल पे निकलता है, तो 1% है तो इसका कितना निकलेगा, 2400 बैड डेप्ट होगा। दूसरा होता है कलेक्शन एक्सपेंसेस। कलेक्शन एक्सपेंसेस हमारे पास दी हुई थी पहले ईयर में, कितना था कलेक्शन एक्सपेंसेस, 3,000, तो यहाँ 3,000 लिखिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे कितनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन एवरेज डेटर्स 20% ऑफ जो डेटर 70,333 इंटू 0.2 3467। अगर मान लो प्रपोज्ड कैपेसिटी पे, प्रपोज्ड सेल पे अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज किया बाई 10,000, अगर वैसा होता तो, अगर यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन होता, वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेज ऑन proposed पॉलिसी बाई 10,000, तो इस पे भी हम क्या करते, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते। तो हम यहाँ पे क्या करते, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल भी करते, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, तो क्या करते हैं 20% ऑफ 10,000
यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है 2000 हो जाता, 20% ऑफ 10,000 नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे आपके पास नेट प्रॉफिट आता है। अब आप कल देखिएगा ये, तो नेट प्रॉफिट ए माइनस बी हो जाता है, दैट इज द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी। यहाँ पे ए माइनस बी, जो कैश सेल्स में प्रॉफिट हुआ वो इसमें बी में जो सारी पॉइंट्स है। तो भाई साहब 32,000 प्रॉफिट था, माइनस 2400 कर दिया, माइनस 3000 कर दिया, माइनस 3467 कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रॉफिट आएगा 23,133 हो। अब हम क्या करेंगे, प्रपोज पीरियड का निकालते हैं। हम देखिएगा 264 यहाँ पे निकालते हैं। जैसे सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट है 26,400 इंटू 7 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 184,800 प्लस 40,000। फिक्स कॉस्ट तो सेम होगा, प्लस 40,000 माइनस 264, 39,000 यहाँ पे हो जाएगा 39,200। अब एवरेज डेटर कितना आ गया यहाँ पे देखिएगा 184,800 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 कर देंगे। 184,800 प्लस 40,000 डिवाइड 6, 37,000 74747। बैड डेप्ट यहाँ पे कितनी थी 5%। पहले इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेते हैं, इंटू 0.2, 7,437,747 7549, यहाँ पे 7549 आ गया। अब बैड डेप्ट कितनी है इसकी, बैड डेप्ट का परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि बैड डेप्ट जो है 5% है। बैड डेप्ट की परसेंटेज कितनी है, बैड डेप्ट 5% है यहाँ पे। और कलेक्शन एक्सपेंसेस कितनी है 8,000। 20% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब देखिए यहाँ 5% है तो सेल का 5 2640 इंटू 0.05। अब 13,400 आपकी बैड डेप्ट हो गई। तो यहाँ पे 13,400 कलेक्शन एक्सपेंसेस कितनी है 5,000। अब आप देखिए यहाँ पे 13,400 प्लस 5,000, कलेक्शन एक्सपेंसेस 8,000 है, 8,000 है यहाँ पे। कलेक्शन एक्सपेंसेस 8,000, 13,400 प्लस 13,400 प्लस 8,000 7549 2,000 30,000 हो गया, माइनस 37,747 6,798। अब बताइए प्रॉफिट किस में ज्यादा है,
ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग पॉलिसी में प्रॉफिट 23,000 है, हमने नया इंक्रीज किया क्रेडिट पीरियड, हमने सेल्स भी इंक्रीज किया, ओवरऑल हमारी प्रॉफिट क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो कौन सा बेटर अपॉर्चुनिटी है, हमारी एग्जिस्टिंग वाली बेटर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एज पर एग्जिस्टिंग क्रेडिट पीरियड। डिसीजन हम क्या लिखेंगे, डिसीजन प्रॉफिट एज पर existing credit period is more than proposed credit period. Proposed credit period. Hence, it is better to continue existing credit period. It is better to continue existing credit period. इसको हम कंटिन्यू करेंगे, प्रपोज क्रेडिट पीरियड से बेटर है कि ये वाला क्रेडिट पीरियड को कंटिन्यू करें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब सपोज करें एक इंफॉर्मेशन ऐसे होता है, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट की इंफॉर्मेशन ऐसे होता है, इंफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट एज, यहाँ पे दूसरी पेज में चलते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इज गिवन एज, इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इज गिवन एज। कैसे गिवन होता है, ये वाला देखिए, इन्होंने कहा ऑन प्रोडक्शन यूनिट, ऑन प्रोडक्शन यूनिट, on production unit 20,000, average cost is rupees 10 per unit, 10 per unit, but and variable cost per unit is रुपीज 7। अब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो नहीं दिया हुआ, अब फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट 20,000 की इंफॉर्मेशन दी हुई, यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट 20,000 की इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये 20,000 यूनिट पे आपका एवरेज कॉस्ट 10 है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 7 है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि एवरेज कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है, एवरेज कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होता है। अब वह फिक्स कॉस्ट जिस प्रोडक्शन यूनिट पे निकाली गई है, जिस प्रोडक्शन यूनिट पे निकाली है, जैसे ये वाली प्रोडक्शन यूनिट पे हमने फिक्स कॉस्ट निकाला, हमने कौन सी प्रोडक्शन यूनिट पे फिक्स कॉस्ट निकाला, हमने ये वाली प्रोडक्शन यूनिट पे हमने फिक्स कॉस्ट निकाला है, इस प्रोडक्शन यूनिट पे फिक्स कॉस्ट निकाला है। तो फिक्स कॉस्ट नेवर चेंज इवन आफ्टर प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसमें फिक्स कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज, फिक्स कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज। तो फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं उसको आप चेक कीजिए, उसको देखिए आप। तो यहां पे लिखेंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रुपीज 10 माइनस रुपीज 7, दैट इज एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब हो गया ये ₹7, ₹3 हो गया। फिक्स कॉस्ट निकालेंगे कैसे,
फिक्स कॉस्ट। भाई 3 इंटू कितने यूनिट पे ये कॉस्ट लिखी हुई है, 20,000 की यूनिट पे ये कॉस्ट लिखी है, 20,000 की यूनिट पे कॉस्ट लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा रुपीज 20,000 इंटू 3 दैट इज रुपीज 60,000। यहाँ पे 60,000 रुपया आपका क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। Thereafter, whether production unit increase in proposed policy or production policy decrease in proposed policy, fixed cost remain the same. अब इसके बाद क्या लिखेंगे, thereafter whether production unit increase or decrease fixed cost means same. Fixed whether production unit increase or decrease, fixed cost remains same under proposed production unit. Proposed production under proposed production unit. क्लियर है बेटा, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट आपको माइंड में रखना पड़ेगा। बाकी बहुत ही इजी टॉपिक है, बाकी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएगा। हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आपकी बुक का एक दो क्वेश्चंस हम करते हैं, ठीक है। यही कंसेप्ट है हमारे पास। ये रिसीवर मैनेजमेंट, कैश डिस्काउंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इसकी सॉल्यूशन भी मैंने आपको सेम उसी तरह बनाई है जैसे हमने क्वेश्चन किया है। इसकी सॉल्यूशन मैंने सेम उसी तरह बनाई है जैसे मैंने क्या किया है, आपको बुक में दिया हुआ, ठीक है। इसकी सॉल्यूशन सेम उसी तरह मैंने बनाया है। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व किया, सेम उसी तरह सॉल्यूशन। अ फर्म इज करेंटली सेलिंग अ प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ ₹10 per unit. The most recent annual sales all credit were ₹30,000. The average cost per unit average variable cost per unit ₹6 है। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹6 है। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे 30,000 पे 8 है। तो यहाँ पे आपको 8 - 6 इंटू 30,000 करेंगे तो ये हो जाएगा ₹60,000 आपका फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन दी, 60,000 फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। करंट कलेक्शन पीरियड 30 डेज है। द फॉर्म इज कंटेम्पलेट क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड करेगा, जिससे 15% सेल्स इंक्रीज कर रहा है। अब वो 45 डेज करना, 30 डेज से 45 डेज करना चाह रहा है। अब इसमें आपका वर्किंग कैपिटल भी 10,000 से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनानी है। सेल आपका 15% से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 30 डेज है, 45 डेज है। सेल्स 15% इंक्रीज किया। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे आ गया आपका ये। इसके बाद प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट इंक्रीज कर गया, इसीलिए हमारे पास क्या होगा, हम प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। कैश डिस्काउंट की कंसेप्ट थोड़ी सी हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्रेडिट पीरियड, ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम उसी तरीका की है जैसे मैंने एग्जांपल दी है। इस क्वेश्चन में क्या है, कस्टमर को 30 डेज की क्रेडिट दिया जा रहा है, लेकिन वह कस्टमर पैसा की पेमेंट 30 डेज जब देते हैं तो 45 डेज में करता है। जब 60 डेज प्रपोज किया गया तो वो कस्टमर 75 डेज में पैसा पेमेंट करता है। अब उस केस में आपको क्या करनी है, क्रेडिट पीरियड निकालनी है। इवन इफ उनको 30 डेज पे दिया गया, ये 30 डेज के लिए दिया गया तो 45 डेज में पेमेंट करता है, और जब 60 डेज के लिए दिया जाता है वो 75 डेज में पैसा
पेमेंट करता है, बाकी सारी क्वेश्चन में वही है, दूसरा कुछ डिफरेंस नहीं। तो भाई लॉजिकली सोचिए कि आपका पैसा ब्लॉक कितने दिन हो जाता है, तो आपका पैसा जो ब्लॉक होता है वो 30 डेज नहीं 45 डेज होता है, तो एवरेज डेटर जो निकलेगा 45 डेज पे निकलेगा। एवरेज डेटर कितने पे निकलेगा? 45 डेज पे निकलेगा। नेक्स्ट केस में आपका पैसा ब्लॉक 75 डेज जब हो जाता है, तो आपका पैसा इस केस में 75 डेज होता है, तो एवरेज डेटर इस केस में 75 पे निकलेगा। ये क्लियर है? तो ये वाली पॉइंट्स हमने क्या किया आपको बताया अभी, ठीक है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कलेक्शन पॉलिसीज। तो क्या होता है, कभी कभी कलेक्शन पॉलिसीज भी बहुत आसान है। क्या होता है, कंपनी क्या करती है, कभी कभी टाइट कलेक्शन पॉलिसी करती है, कभी कभी लिबरल कलेक्शन पॉलिसी करती है। टाइट कलेक्शन पॉलिसी होता है तो जेन्युइन कस्टमर जो होता है आपसे कंटिन्यू रहता है, लेकिन जो डिफॉल्टर कस्टमर्स होते हैं वो आपका सेल करने से, वो आपके व्यवहार से, और आप टाइट करते हैं तो वो दूसरी जगह परचेज करना शुरू कर देते हैं, तो यू विल लूज कस्टमर्स। इस केस में क्या होता है, कस्टमर को कुछ लूज करें, लेकिन आपकी जो बैड डेप्ट है, बैड डेप्ट्स है, वो बैड डेप्ट्स क्या हो जाता है, आपका कुछ बच जाता है। देखिए अब उस टाइप की क्वेश्चंस है, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, और फॉर्म इज कंटेम्पलेटिंग द स्ट्रिक्ट कलेक्शन पॉलिसी, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल at present the firm is selling 36,000 unit at a credit 32, ये 36,000 सेल कर रहा है 32 पे, द वेरिएबल कॉस्ट 25, एवरेज कॉस्ट 29, तो वहीं 29 और 35 दिया हुआ है, तो दोनों के बीच की डिफरेंस 4 पे आ गया। 4 इंटू 36 मल्टीप्लाई करेंगे 144 आपका फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा एवरेज कलेक्शन पीरियड 58 डेज है, एवरेज जो कलेक्शन पीरियड है वो कितने दिन का है, 58 डेज है। द कलेक्शन एक्सपेंसेज अमाउंटेड रुपीज 10,000, कलेक्शन एक्सपेंसेज 10,000, बैड डेट 3%। इफ द कलेक्शन प्रोसीजर्स आर टाइटेंड, एडिशनल कलेक्शन चार्जेज विल 20,000। कलेक्शन पॉलिसी को टाइट करेंगे तो एडिशनल कलेक्शन चार्जेज, जैसे पहले आपके पास कलेक्शन कितना होता था, पहले आपके पास यहाँ पे पहले आपको कितने दिन में, सबसे पहले तो हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कितना है, ये 25 है, इंटू 36 करके हम क्या निकाल लेंगे, फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे 1,44,000, 1,44,000 हमारे फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, 1,44,000 हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। $1,44,000 फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। अब हमारे एडिशनल कलेक्शन एक्सपेंसेस 20,000, इसका मतलब क्या है, 10,000 तो पहले ही कलेक्शन एक्सपेंस हो रहा था, 20,000 और, तो कलेक्शन एक्सपेंसेस आपका कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 20,000, आपकी 30,000 कलेक्शन एक्सपेंसेस हो जाएगा। लेकिन बैड डेट जो पहले 3% होता था, अब बैड डेट डिक्रीज करके 1% हो जाएगा। कलेक्शन पीरियड जो कलेक्शन जो पहले 58 डेज में कलेक्शन करते थे वो डिक्रीज करके 40 दिन हो जाएगा, 40 दिन। और आपकी सेल्स जो डिक्रीज करेगा, कितना से डिक्रीज करेगा, 500 यूनिट से आपका सेल डिक्रीज करेगा। तो इस केस में बताइए हम इस पॉलिसी को फॉलो करें या नहीं करें। तो इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बताई गई है 36,000, 35,500, 500 डिक्रीज कर गया, कलेक्शन एक्सपेंस 10,000 प्लस 30,000, बैड डेप्ट हो गया 58। अब सेम उसी तरह आपको क्या करनी है, इवैल्यूएशन करनी है, जैसे और बनाई हुई है क्वेश्चन यहाँ पे, कुछ हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, बाकी इस तरीका से यही, ठीक है, सेम तरीके से हमारा बनता चला जाएगा। अब देखिए फैक्टरिंग की कलेक्शन को हम बाद में करेंगे, फैक्टरिंग। अब देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ये है फैक्टरिंग एजेंसी के बारे में, फैक्टरिंग एजेंसी के बारे में इवैल्यूएशन करनी है। ये करीना कपूर की कंपनी है, वह जितना सेल करती है उसका 10% कस्टमर डिफॉल्टर है, बैड डेप्ट्स है। अब 10% कस्टमर डिफॉल्टर्स है, वो बड़े परेशान है। वह चाहती है कि कोई ऐसी एजेंसी हो जो मुझे
पोटेंशियली बैड डेप्ट वाली कस्टमर जिसका नेचर खराब हो वैसी कस्टमर को फाइंड आउट करे ताकि उसको मैं सेल नहीं करूं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए उसे क्रेडिट एजेंसी को हायर करती है। और वो क्रेडिट एजेंसी को हायर करके वो क्या फाइंड आउट करती है, वो फाइंड आउट करती है कि कुछ कस्टमर ऐसा है जो कि पोटेंशियली बैड डेप्ट है, वो खराब। लेकिन क्रेडिट एजेंसी जब हायर करने के बाद 2,50,000 रुपया उसका क्या है चार्जेज क्रेडिट एजेंसी को हायर करने के लिए। एक तो आपका 20% कस्टमर सेल कम करेंगे तो आपका सेल भी कम हो जाएगा। तो आपको ये डिसीजन लेना है कि क्या क्रेडिट एजेंसी की बातों को माना जाए या नहीं माना जाए। क्रेडिट एजेंसी की बातों को मानकर हम आगे बढ़े या न बढ़े। तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी हमारे पास उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्रेडिट एजेंसी की खर्चेज को हम लेकर आगे बढ़ेंगे, दोनों की इवेल्युएशन करेंगे। इवेल्युएशन के बाद जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा उस पॉलिसी को क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चंस में देखिएगा, यहाँ पे उन्होंने 1,000 रुपीज पर यूनिट वो सेल कर रही थी, 5,000 यूनिट सेल कर रही थी। वेरिएबल कॉस्ट आपका ₹750 है। 2 मंथ क्रेडिट पीरियड है, 2 महीना क्रेडिट पीरियड है टू द ग्रांटेड। द एस्टिमेटेड 10% कस्टमर विल डिफॉल्ट, बैड डेप्ट उनका 10% है। अदर विल पे इंटरेस्ट रेट दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए 15% दिया हुआ है। A credit agency offered the company a system which is claimed can help identify possible bad debt. क्रेडिट से कहता है कि सर मैं आपकी पॉसिबल बैड डेप्ट को बता दूंगा और उस कस्टमर को आपको छोड़ देना पड़ेगा, सेल नहीं करना पड़ेगा। इट इज 2,50,000 पर एनम। क्रेडिट एजेंसी कहता है 2,50,000 पर एनम मैं लूंगा, जिससे आपको मैं बता दूंगा कि किस कस्टमर को सेल कीजिएगा तो पैसा देगा और किस कस्टमर को सेल कीजिएगा तो पैसा नहीं देगा पर एनम। 20% कस्टमर आर बीइंग पोटेंशियल बैड डेप्ट्स। उन्होंने क्रेडिट एजेंसी कहता है कि 20% आपका कस्टमर ऐसा है जो कि बैड डेप्ट्स है, उसको इवेल्युएशन करना पड़ेगा, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इस केस में ऐसी कस्टमर को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। अब इसके लिए आपके पास जो यहाँ पे दिया हुआ है एग्जिस्टिंग कस्टमर 30 डेज, प्रपोज 45 डेज, ये 50,000 यूनिट, 5,000 यूनिट एक्चुअली था, 5,000 यूनिट, और दिस इज 5,000 यूनिट्स। 5,000 20% 4,000 यूनिट्स, ये गलत लिखा गया है। यहाँ पे ये 5,000 यूनिट्स है, ये भी 5,000 यूनिट्स है। 2 महीना सेल्स 1,000 रुपए की रेट से, वेरिएबल कॉस्ट इसके रेट से, ये प्रॉफिट आ गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एवरेज डेटर से आ गया। एवरेज डेटर के बाद लेस एक्सपेंसेस ड्यू टू दिस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बैड डेप्ट, क्रेडिट फी, यहाँ पे नहीं होगा क्रेडिट फी और यहाँ पे होगा नेट प्रॉफिट, इतना से प्रॉफिट इंक्रीज कर गया। तो यहाँ मैंने 4,000 यूनिट सेल करके हमने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, यहाँ 5,000 यूनिट सेल करने के बावजूद भी हम कम प्रॉफिट कमा रहे थे। तो इसीलिए हमारे पास डिसीजन क्या होगा कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करेंगे और प्रपोज पॉलिसी जो क्रेडिट एजेंसी की बातें हैं उसको मानकर हम कंटिन्यू करेंगे। इस टाइप की क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दूसरा ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को मैं बाद में बनाऊंगा, नेक्स्ट क्लासेस में इसको करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 को मैं नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लीजिए, आप लोग खुद कर लीजिएगा। सॉल्यूशन दी हुई है। ABC Limited is examining questions or relaxing the policy. It is seen that 20,000 units at a price of ₹100 per unit, variable cost 88, average cost 92, ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। The sales on credit, average collection period 36 days, relaxing its sales increase by 10% और एवरेज कलेक्शन पीरियड 60 डेज हो जाता है। 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, एग्जैक्टली 10 सिंगल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका सेल्स यहाँ पे हो जाएगा
20,000 इसका रेट था, ये हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, हो जाएगा फिक्स कॉस्ट, हो जाएगा एवरेज डेटर, हो जाएगा लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस आप, इतने क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट और कुछ और क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।